Most of the really horrible things that are happening online are happening on platforms that are not being monitored closely. आप लोग कितने कॉन्स्टेंटली डार्क वेब पे जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उनको ऑब्जर्व करते हैं? You can find bots with minors. You can find bots with toxic content. अगर आप toxic टाइप करें तो आप ढूंढ सकते हैं child pornography, etc. etc. एआई के विद्वान क्या बातें कर रहे हैं, क्या कंसर्न रेज कर रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के कंटेक्स्ट में? कोई कहता है बहुत मैसिव जॉब कट आ जाएगा, एंट्री लेवल लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल करेगा. I think that most of our educational institutions are failing our students today. फर्ज करिए कि मैंने बहुत सारे कमांड दिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एक फ़ोटो क्रिएट की, और चूंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत स्पेसिफिक कमांड्स दिए हैं, तो ये जो फोटो है एक यूनिक फोटो बन गई. कॉपीराइट किसका होगा? You've written a book. You've grown up reading many books. Yeah. They have influenced you. So does that mean that you owe a royalty to all those people whose books you've read? Clearly not. It is not using your data. It is learning from your data. मतलब कि वो आपके डेटा को देखता है और पैटर्न सीखता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डांस करते हुए दिखाया गया एक एनिमेटेड उसमें, और ये रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट के डीप फेक वीडियोस और फोटोज वायरल हुए. बहुत सारी डीप फेक्स आ रही थी इंडियन एक्ट्रेसेस की जो उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में दिखा रही थे. ज़्यादातर चीप फेक्स थे, डीप फेक्स नहीं थे. AI had not been used for a majority of it. एलन मस्क का जो एआई है, उनका कोई फिल्टर नहीं है. न्यूड वगैरह कुछ भी बनवाना चाहो, वो हिटलर के भी एनिमेशन बना देंगे. चाकू है. अगर मैं एक चाकू लूँ और आपको मारो, तो are you going to hold the company that made the knife responsible, or are you going to hold me responsible? एआई आपस में एक नेटवर्क बिल्ड कर ले, सारे एआई कनेक्टेड हो जाएं. मैट्रिक्स अगर सच्चाई हो जाए तो इज इट अ पॉसिबिलिटी? What is more plausible is that humans get together and try to do something like that before AI does something like that. Brought to you by ITEL and Sensodyne K. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है. आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं. मुस्कुराहट पर मत जाइए. हम लोग रात दिन सुनते रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये कमबख्त भला क्या है, इसको लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या कानून बन रहे हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, पॉलिसी को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके के रिजर्वेशंस, किस तरीके के शक व शुबहे सामने आ रहे हैं. इन सब के बारे में हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उपजते रहते हैं. तो हमें लगा बैठकी में एक विद्वान को बुलाते हैं जो इस फील्ड को समझता है, जो इसके पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पे बात कर सकता है, और बात को आगे बढ़ाते हैं. बैठकी प्रोग्राम का मकसद भी यही है, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया जाए और लेमैन की लैंग्वेज में जो भी हमारे आपके सवाल हैं उन्हें बिना किसी हिचक के पूछ लिया जाए. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन. बैठकी में आज की मेहमान हैं मेघना बल. ये पॉलिसी के मामलों पर लिखती हैं, ये वकील हैं, ये टेक रिलेटेड पॉलिसीज की एक्सपर्ट हैं और एशिया नाम के फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you. हाँ, एआई को लेके क्या हमारे देश की सरकार की कोई विस्तृत पॉलिसी है अभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो, इसको लेकर? नहीं, कुछ एडवाइजरीज इशू की गई हैं इस साल और पिछले साल इशू किया गया था प्राइमरली क्योंकि बहुत सारी डीप फेक्स आ रही थी इंडियन एक्ट्रेसेस की जो उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में दिखा रही थे. तो उसके बेसिस पे एक एडवाइजरी इशू हुई, और फिर एक और एडवाइजरी इशू हुई. एक और इंसिडेंट हुआ था आई थिंक फरवरी में, और फिर मार्च में एक और एडवाइजरी इशू हुई. मगर कुछ वीडियोस आए जिसमें एक था जिसमें एआई जनरेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डांस करते हुए दिखाया गया, एक एनिमेटेड उसमें. ममता बनर्जी को दिखाया गया, वो ऑफेंड हो गई, फिर प्रधानमंत्री ने खुद ही अपना शेयर कर दिया. और ये रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट के डीप फेक वीडियोस और फोटोज वायरल हुए. दो और एक्ट्रेसेस भी थी क्या. हाँ, तो एडवाइजरीज इशू किए हैं मगर कोई एक्सप्रेस लॉ नहीं निकाला गया है इन पे. तो वो एडवाइजरीज किस तरह की हैं एडवाइजरी? तो एडवाइजरीज बहुत ब्रॉड बेस्ड थी. वो उनमें लिखा था कि कोई बायस नहीं होना चाहिए, मगर ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक जनरेटिव एआई सिस्टम है जैसे चैट जीपीटी,
और वो किसी डेटा पे ट्रेन हुआ है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें थोड़े बायसेस आ जाएंगे अगर। और डी बायसिंग बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसे अच्छा एग्जांपल है कि गूगल बहुत रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि उन्होंने इतना डी बायस कर दिया था या इतना अपने सिस्टम को ट्वीक कर दिया था कि वो रेशियल स्टीरियोटाइप्स ना दिखाए कि यूएस के फाउंडिंग फादर्स को सारे को अफ्रीकन स्किन कलर के साथ, आई मीन बेसिकली डार्कर स्किन कलर के साथ जनरेट कर रहा था। तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मिटिगेशन होना चाहिए। एलिमिनेशन के लिए अगर कॉल आउट करो तो आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा चीज़ उसमें था कि बेसिकली सिस्टम नहीं आप रिलीज़ करोगे बिना कोई परमिशन के। बट एनीवे आई थिंक विड्रॉ हो गई या वो लीगली इन्फॉर्सेबल नहीं है क्योंकि कोई लॉ में बेस्ड नहीं है, वो बस एडवाइजरीज हैं, गाइडलाइंस के जैसे आप समझ लीजिए। बट मुझे लगा है कि प्रैक्टिकली भी इन्फॉर्सेबल नहीं है। मेघना, दुनिया के किसी भी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोई मुकम्मल लॉ फ्रेमवर्क है अभी? हाँ, यूरोपियन यूनियन में EU AI एक्ट और चाइना में 2 लॉ आई हैं। आई डोंट नो इफ दे आर इनफोर्स, मगर एक है डीप सिंथेसिस प्रोविजंस जो बेसिकली डीप फेक्स को टैकल करने का कोशिश करती हैं। तो इसमें प्रोविजंस हैं जैसे अगर आप कोई डीप सिंथेसिस सिस्टम जैसे वो उस तरीके का AI का सिस्टम बनाते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। और फिर बहुत कंटेंट गाइडलाइंस हैं और चाइना के थोड़े अलग से कंटेंट गाइडलाइंस हैं जैसे बेसिकली आपका सिस्टम स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। अब मुझे लैंग्वेज wherever you find it difficult you can switch to English. Okay, fine. I don't want to misquote the language. So yeah, but basically nothing against the state, nothing against I think the unity of China and things like that. So until unless you are not challenging the communist hegemony or the one party state system there. Yeah, basically that. That's basically it. And in the EU is an interesting law because एक बहुत interesting चीज़, because it doesn't distinguish between most AI systems. तो हम AI को जैसे बोलते हैं और ऐसे क्योंकि वर्बल इकोनॉमी के लिए हम बोलते हैं AI, मगर AI में बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। उन डिफरेंट यूज़ केसेस के डिफरेंट हार्म्स हैं, डिफरेंट रिस्क्स हैं। अगर आप बस AI को ऐसे कॉम्पोजिट के जैसे लो और फिर लॉ बनाओ, जो ज़्यादातर EU ने किया है, थोड़ा सा न्यूआंस ऐड कर दिया है रिसेंटली जब वो, क्योंकि ChatGPT बहुत न्यूज़ में आ रहा था तो उन्होंने बोला कि जनरल पर्पस मॉडल्स को भी डाल दो इसमें, उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस। जनरल पर्पस मॉडल्स का मतलब है कि बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। तो ChatGPT समराइज कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मगर ज़्यादातर वो बस कॉम्पोजिट के जैसे लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि सेल्फ ड्राइविंग कार और AI बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम को सम्मानित समझता है, बट दे आर नॉट द सेम। Yes. और अगर आप इन कोई भी लॉ में देखो बस कार और क्रेडिट स्कोरिंग को, तो लॉ के मुताबिक कार को सेफ होना चाहिए, क्रेडिट स्कोरिंग को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आइडियली। क्योंकि AI है इन दोनों सिस्टम्स में, इस लॉ के मुताबिक, EU AI एक्ट के मुताबिक वो बोलते हैं कि दोनों को सेफ और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज AI है इन्वॉल्व। तो जब आप कॉम्पोजिट में लेते हैं तब आप ऐसे आपको रिस्क के लिए कोई न्यूआंस के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब है कि आपके लॉज ज़्यादा कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हुई, मतलब कि आप ओवर रेगुलेट करते रहेंगे। और ये इसका भी दूसरा नतीजा है कि अगर आप कोई न्यूआंस के लिए जगह नहीं रखते, then you will miss out on what the actual risks are.
और बहुत क्रिटिक्स आए हैं इस लॉ के, UAI एक्ट के, कि बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें और इसकी इन्फोर्समेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स होएंगी, लाइक क्योंकि फील्ड स्पेसिफिक नहीं बनाए गए हैं, फील्ड स्पेसिफिक नहीं regulations। बनाया गया है। जैसे आप सोचिए, ChatGPT एक चीज़ है, मगर जनरेटिव AI के बहुत सारे यूसेस हैं। जैसे लीगल यूज़ भी हो सकता है, तो लीगल केस जनरेटर। अब लीगल केस जनरेटर में क्या पता ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जनरल नहीं है। ChatGPT बोल सकता है कि ओके फाइन, डिस्क्लेमर, कभी कभी ये झूठ बोल सकता है, तो आप चेक करिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। लीगल उसमें भी बोल सकता है कि आप क्रॉस चेक कर लीजिए, और बोलना चाहिए, क्योंकि एक केस था US में जहां एक लॉयर ने ChatGPT को इस्तेमाल किया, और ChatGPT ने बहुत सारे केसेस दिए जो नहीं थे, they were not real, फर्जी केसेस। और इस लॉयर ने डबल चेक नहीं किया और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया कोर्ट में, और कोर्ट ने अपनी जांच की, उन्होंने ये केसेस नहीं ढूंढे, और ऑपोजिट पार्टी ने भी जांच की, उन्होंने भी ये केसेस नहीं ढूंढे। तो ऑपोजिट पार्टी ने बोला ये इन्होंने बेसिकली फर्जी केसेस डाले हैं, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ। और फिर इनिशली वो लॉयर्स थोड़ा अपने ट्रैक्स कवर अप करने का कोशिश कर रहे थे, मगर पकड़े गए एट द एंड, और फिर बेसिकली दे वर फाउंड लायबल। तो these products can come with these disclaimers, but the standard of care will vary from use case to use case. जैसे अगर आपके पास कोई AI सिस्टम है जो एक्चुअली बहुत हो रहा है, जैसे रेडियोलॉजी में तो जहाँ पे स्कैन एंड बहुत यूजफुल, दे आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल, कैंसर बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वहाँ पे भी पिटफॉल्स हो सकते हैं, इट कैन गिव यू फॉल्स दैट थिंग। तो आपको सिस्टम्स रखने पड़ेंगे इन प्लेस टू गार्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस। ऑल्सो यू विल हैव टू डू थिंग्स लाइक नॉट ओनली गार्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग डायग्नोसिस, बट अगर आप क्रॉस चेक करवा रहे हैं तो आपको ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट से करवाना पड़ेगा, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट शो इट टू देम, but because that might affect their judgment. Yeah, it might bias them. So are those things being paid attention to? Now everyone has come out with these ethical AI frameworks which just give you general principles: robustness, transparency, accuracy, whatever. What is that, when I tell you those principles, does that make you think about, when I'm telling you about this medical use case, does that make you think about any of the possible things? Nahi na, because it's not telling you what the actual harm can be. It's not guiding you। और सोचो आप डेवलपर हो, आप बस प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, ओके, मे बी आपके पास डॉक्टर बैकग्राउंड हो, सो यू नो, बट द एथिकल प्रिंसिपल इज नॉट टेलिंग यू व्हाट द प्रॉब्लम इज ना। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि यू नो व्हाट द प्रॉब्लम्स कैन बी, कि ओके थोड़ा झूठ बोल सकता है, ये वो व्हाटएवर, but you might not be able to think about the fact कि oh, is it going to bias the other person who's cross checking, so maybe I shouldn't show that. So those are the things we need to think about. We need to think about it from a harm perspective, not from an ethics perspective. Ethics perspective is useful in conceptualizing about things, or sitting in conferences and discussing all these things. It's important, no doubt, but from mitigating harms, I don't think it is very useful. Because translating ethics, in my opinion, is very difficult and requires a huge team of people, which most startups do not have. एक हमारी दोस्त हैं, वो साउथ कोरिया में रहती हैं, वो बता रही थी कि अमेरिका में ये मशीन लर्निंग और एथिक्स को लेकर इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि उसमें वो सवाल फीड किए जाते हैं कि फ़र्ज़ करिए कि आप एक ट्रेन चला रहे हैं और आपको पता चले कि ट्रेन में आगे पटरी पे 4 लोग लेटे हुए हैं और दूसरे पे 1। हाँ, तो आप कहाँ ले जाओगे? फिर आपको पता चले कि जो 1 है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और ये 4 लोग मजदूर हैं। फिर आपको चले नहीं, वो एक वायरोलॉजिस्ट है और अगर वो मर जाएगा तो ये इतने लोग मर सकते हैं। फिर आप अचानक से ब्रेक लगाओगे तो आपके में जो एम्यूनिशन लोड है या कुछ है, सो दे कीप मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, द चॉइस। So here, but that is just utilitarianism, which is mill. Now let's apply Kantian ethics to it. Kantian ethics says कि let's universalize the principle and see whether it is moral or not moral. Broadly, very distilling it to very simply. So अगर 4 मजदूर है वहाँ पे और 1 न्यूक्लियर साइंटिस्ट है,
ठीक है, fine. This, I mean, most people would say, okay, fine, 4 mazdoor. Who knows? Most people, I think, would say 4 mazdoor. Okay, fine. So 4 mazdoor, universalize the principle. That means all the mazdoors in the world have to be, will be killed off or been run off by trains, right? So it is unethical from a Kantian perspective. और ये mostly, these are mostly Western liberals, liberal ethics, right? And the thing about ethics is that it is, you are basically basing it on morals. Morals are subjective. Keep changing from time to time and society From to society. place to, from person to Yeah. person, what is right to you might not be right to me. True. And so how can you then base legal considerations where you need concrete concrete guidelines? How can you base them on something that is so subjective? Then obviously people will get offended. Then you keep getting people offended. Then so you have to have clear guardrails in place, and those must be based on harms, not on morals. क्योंकि जो मुझे सही लगता है वो आपको नहीं सही लगता होगा, and vice versa. तो हम जैसे कंटेंट मॉडरेशन में आई थिंक सिमिलर प्रॉब्लम होता है. जो ज़्यादातर कंटेंट में जो लेट्स से आपको कुछ ऑब्सीन लगा मगर मुझे तो नहीं ऑब्सीन लगा, मुझे आर्ट लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बार बार ये तू मैं होते रहता है. प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस को लेके यही बात आती है. हाँ, OTT प्लेटफॉर्म्स पे, या अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस देख लें ट्विटर के और यूट्यूब के या फेसबुक के. ट्विटर अलाउ करता है नॉट सेफ फॉर वर्क कंटेंट, अडल्ट कंटेंट अलाउ करता है क्योंकि बोलता है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशन इज आल्सो कुड आल्सो बी एन आर्ट फॉर्म. टम्बलर भी अलाउ करता है. अगर आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल चाहिए तो 4chan देखिए. 4chan पे एब्सोल्युटली नो कंटेंट गार्डरेल्स एक्सेप्ट कॉपीराइट. तो आई थिंक कमिंग फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट एट द बिगिनिंग. मगर अगर आप लॉ बना रहे हैं तो आपको बस देखना है उस सिचुएशन में, आपको बहुत कंटेक्चुअल होना है और आपको देखना है उस सिचुएशन में कैसे हार्म अराइज करता है. इम्पैक्ट ऑन सिटीजंस, नॉट ओनली इम्पैक्ट ऑन सिटीजन, कैसे हार्म अराइज करना है और कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन, नॉट व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड हाउ डू वी डिस्टिल फ्रॉम दैट. इट इज टू मच, इट रिक्वायर्स टू मच डिविनेशन रियली. It is too abstract in my opinion. Okay. इंडिया में खास तौर पे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे गवर्नमेंट या दूसरे, उसमें अभी डायरेक्टिव्स जो आए थे, एक नी जर्क रिएक्शन, अच्छा ये हो गया तो डायरेक्ट, किस तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं और ऐसे जो भी पॉलिसी सजेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, कि क्या चर्निंग क्या चल रही है. एक लेमैन को अगर समझना हो कि क्या AI के विद्वान क्या बातें कर रहे हैं, क्या कंसर्न रेज कर रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बहुत अलग अलग रीज़न आते हैं. कोई कहता है बहुत मैसिव जॉब कट आ जाएगा, फिर दूसरा आता है कि नहीं, AI नौकरी नहीं खाएगा, जिस आदमी को AI आती है वो आपको रिप्लेस करेगा. ठीक है, ये वाली बातें आती हैं. कई लोग 80s वाली डिबेट में चले जाते हैं कि साहब जब कंप्यूटर आ रहे थे तब भी इस तरह की चिंताएं व्यक्त की गई थी. ये बताइए ज़रा. मैं पहले कैविएट करूंगी कि मुझे लगता है कि AI पे बहुत प्लैटिट्यूड्स में बात होती है, कि बहुत हाई लेवल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनको फिर दे बिकम कैरिकेचर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टीरिया अबाउट ओ जॉब्स विल गो अवे, वर्ल्ड विल एंड, स्वीपिंग रिमार्क्स एटसेट्रा. जॉब्स कंसिडर करते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, कंप्लीटली डिपेंड करता है demands of the industry. Yes, as a capitalist business person, incentive है कि अगर मैं अपना cost कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो करूँगी. Absolutely. Not necessarily the case that AI will afford me that. But what I think it will do, what I think it does very well, is complement existing strengths. Like, I don't think, फॉर इंस्टेंस कि ChatGPT एक न्यूज़ रूम को रिप्लेस कर सकती है. एब्सोल्युटली नॉट. एंड आई मीन वी कैन गो इनटू द डिबेट ऑन बिटवीन न्यूज़ रूम्स एंड जनरेटिव AI, बट डू आई थिंक दैट, एंड एक्चुअली you are better placed to respond to this than me, do I think that it complements the work of a newsroom? Absolutely. Does it make things quicker? Absolutely.
would it make, I think that to some extent entry level लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल करेगा. I mean, but only because I think that most of our educational institutions are failing our students today. They are not equipping them with the skills that they need for the workforce. I see it every day in my institution. उनको इक्विप नहीं करे करेक्ट स्किल्स के साथ. आप क्या सीखते हो इन मोस्ट कॉलेजेस इन दिस कंट्री? आप बस सीखते हो एग्जाम देना. आपको कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं टीच करता, आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं टीच करता, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप सब बेसिकली सेल्फ लर्निंग होता है. तो मतलब right from the beginning when they prepare their CV, because we deal with it every day when we go for recruitment, cut, copy, paste, no original thinking, because they have not been told कि तुम अपनी मदर टंग में एक सिंपल सा CV भी लिख सकते हो एंड दैट माइट बी मोर इफेक्टिव. और इस पे भी कॉटेज इंडस्ट्री है बेसिकली. देयर आर ऑल दीज सारे बहुत फॉरम्स होते हैं कि ऐसे CV बनाओ, ऐसे दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई सी इट एज वेल. इट्स ऑल कट कॉपी पेस्ट, एब्सोल्युटली. बट मुझे नहीं लगता इंडिया में उतना इम्पैक्ट होएगा, क्योंकि इंडिया में इंटरैक्शन का बहुत ज़रूरत होता है काम करने के लिए. दैट्स नॉट समथिंग दैट AI कैन डू. And I think that as long as that is required, that's not something that it can do. Magar haan, like structuring documents, it's excellent at it, even though it may say some stupid things in the middle. Structuring, creating a structure for a document, a logical structure, that's something that most entry-level students that I've seen can't do it. They cannot do it. So ऐसी kinds of चीज़ें, really responsibility actually lies with our educational institutions, in my opinion, to equip students with basic soft skills. और हमने कितनी stats देखी हैं कि most students in India are not equipped for the workforce. It is a failure of educational institutions. It's not the fault of a new technology that has come. And I don't think still that it can supplant them. But that is what I think the reality. गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं? हाँ, आई थिंक डिलिब्रेशंस तो हो रहे थे. आई थिंक डीप फेक्स पर्टिकुलरली पे जी. मगर आई थिंक क्योंकि ये लॉन्ग रन में लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू होगा. लॉ एंड ऑर्डर का ही इशू, बट अगेन न्यूआंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीप फेक्स बहुत स्मॉल परसेंटेज बनाती हैं मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का. ये स्टैट निकला है न्यूज़ में भी कि ज़्यादातर जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन आ रहा था इलेक्शंस के अराउंड, ज़्यादातर चीप फेक्स थे, डीप फेक्स नहीं थे. AI हैड नॉट बिन यूज्ड फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट. मगर क्योंकि AI के बारे में और डीप फेक्स के बारे में इतना हाइप था, पुलिस बोल रहे थे नहीं डीप फेक है. और डीप फेक को भी अगर आप देखिए तो डीप फेक इज़ नॉट इलीगल पर से. हाउ कैन इट बी? डीप फेक उसी टाइम इलीगल है अगर कोई क्राइम के साथ एसोसिएट हो. सेम थिंग विद स्पीच, राइट? स्पीच कैन बी वेरी बैड स्पीच समथिंग यू डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, बट इट्स नॉट इलीगल नहीं है अनलेस इट इज फॉल्स विद इन द टीथ ऑफ आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और डीपफेक्स के बहुत अच्छे भी, दैट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे यूसेस भी हैं. कैंसर रिसर्च इट्स यूज्ड इन, ब्रेन मैपिंग इट्स यूज्ड इन. एक NGO है जो मलेरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं इन द UK. उन्होंने टाई अप किया था डेविड बेकहम के साथ कि वो मैसेज दे उनका, और वो डीपफेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि उनसे सेम स्पीच देने के लिए इन 9 अदर लैंग्वेजेस. वो डीपफेक था. तो आपको लगे कि डेविड बेकहम ही मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं? हाँ, वो बोल रहे हैं, बस इट बिकम्स मोर इफेक्टिव दूसरे भाषा में. हाँ, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. मगर अलग अलग वॉइसेस में, नॉट इन हिज वॉइस, जस्ट हिज माउथ इज मूविंग. तो मगर इट वॉज फॉर पब्लिक गुड. पॉलिटिकल सैटायर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इन ब्राज़ील देयर आर एग्जाम्पल्स. तो ऐसा कंसेप्शन हो गया है कि पर से इलीगल है या पर से बैड है. और ये दिस इज व्हाई आई से कि न्यूआंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कोर्स में. पर से इलीगल, पर से बैड नहीं कर सकते डीप फेक्स को, क्योंकि कल फिर अगर जैसे कोई लॉ निकले कि डीप फेक्स आर बैंड, कल अगर कोई रियल वीडियो निकले,
कोई कोशिश कर सकता है उसे टेक डाउन करवाने के लिए बोल के कि नहीं ये डीप फेक है, प्लीज टेक इट डाउन. तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. हमको बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा एनी लॉ ऑन डीप फेक्स. आप लॉ की बात कर रही हैं, आप बाय प्रोफेशन लॉयर भी हैं. फ़र्ज़ करिए कि मैंने बहुत सारे कमांड दिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एक फ़ोटो क्रिएट की, और चूंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत स्पेसिफिक कमांड्स दिए हैं, तो ये जो फ़ोटो है एक यूनिक फ़ोटो बन गई. हु विल बी द कॉपीराइट ओनर? कॉपीराइट किसका होगा? ये तो अभी डिसाइड किया जा रहा है कोर्ट्स में. आई डोंट नो हु विल बी द ओनर. क्योंकि मशीन उनकी, पर कमांड्स मेरे हैं जो मैंने इतना स्पेसिफिक, ये ऐसे करो वैसे करो वैसे करो. है जूरिस्प्रूडेंस आई थिंक को क्रिएशन ऑफ वर्क्स में. But yeah, I think I'll have to look it up because I'm not sure if there's a decision specifically on this, but I think there is jurisprudence on who will be the owner. This is something that's much easier to decide. अभी जो decide हो रहा है, it is related to whether the data that I use to train my AI model, let's say I've scraped it from the Lullen-Top website and I've trained it, etc. Do I then owe Lullen-Top royalties for what my image generator or my generator generates? ये है core debate, core fight between New York Times and OpenAI, etc., etc. Many of these cases are being settled, but there is a limited case, I would say, for the news publication in this instance, क्योंकि it is not using your data, it is learning from your data. मतलब कि वो आपके डेटा को देखता है और पैटर्न सीखता है. But even to learn, you are using the data in a way. But then that means that if you're an author, okay, you've written a book, you've grown up reading many books. Yeah. They have influenced you. So does that mean that you owe a royalty to all those people whose books you've read? Clearly not. not Asimov, sorry, what's his name? Nabokov को बहुत अक्यूज किया जाता है कि उसने बहुत चोरी किया है डिफरेंट बुक्स से, पर्टिकुलरली फॉर लोलीटा. मगर ऐसा भी होता है, और हमारे ब्रेन्स के the way the human mind works is we have not mapped it completely, right? There are things that you may have read, you may have forgotten about, but it comes back into your consciousness when you're engaging in the creative process. Does that mean that then you hold it against that person? For instance, मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ी, 10 साल बाद मैंने कुछ लिखा और उसमें let's say many things that I had read there came back into that कोई thing. एक phrase, कोई एक phrase, जी. whatever. Do I owe New York Times royalty for my book, every book sale that I make? Do I owe it? So it's a bit absurd, na? It is like saying, I understand where they're coming from. I understand why they're coming at it this way, but I don't see the point in it, क्योंकि basically you're saying कि for any kind of learning, you have to pay a tax in perpetuity. And particularly if you're a large technology firm, you have to pay a tax for it in perpetuity, just because you are actually a big technology firm. फिर अगर you're saying कि like, oh no, it's appropriation, then charge everyone who's reading a book and becoming an author and writing something in their life, etc., etc. Because all of our ideas are built on the ideas of others, right? It is, in some sense, all creative expression. Phrases, language, I mean, expression. It is all a function of collective consciousness. Yeah. So then, create a royalty system for it. The other thing is, आप monitor कैसे करेंगे? Royalty के लिए, कैसे लेते हैं आप royalty? आप by play, by stream, etc., etc. इसके लिए आप कैसे royalty लेंगे? आपको पता नहीं कि क्यों जनरेट किया है, कैसे जनरेट किया है. अगर कोई इनपुट देते हो आप ChatGPT को, आपको पता नहीं इसका आउटपुट क्या होएगा. आपको पता नहीं कि हर इंडिविजुअल स्क्रीन पे ये क्या बोल रहा है, तो आप कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट द रॉयल्टी? एक ये चीज़ भी उठती है कई बार कि फोर्जरी के केसेस में, है ना, साइबर फ्रॉड के केसेस में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जा सकता है। हम में से कई लोग, कल ही हमारे एक न्यूज़ रूम में साथी हैं, उनका तो बहुत सिंपल केस था एट द फेस ऑफ इट कि किसी ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया एंड दैट हैकर वाज सेंडिंग मैसेजेस, दैट फ्रॉडस्टर वाज सेंडिंग मैसेजेस टू ऑल ऑफ अस, और वो लैंग्वेज भी मैच नहीं कर पा रहा था बेचारा, क्योंकि उसने पीछे स्क्रॉल भी नहीं किया कि ये आदमी इसको मैसेज भेजेगा तो क्या लैंग्वेज होगी, इसको भेजेगा। तो जैसे उसने अपने साथ वाले दीप को जो मैसेज भेजा कि ये पैसे भेजेगा क्या, मुझे ज़रूरत है, वैसे ही वो मुझे भी मैसेज भेजा, जबकि वो हमसे हमेशा मुझसे थोड़ा अतिरिक्त रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, तो उसने तो नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि किसी ने आवाज़ की क्लोनिंग कर ली, जो कि की जाती है, और उसका फिर लगातार यूज हुआ, तो उसको लीगल फ्रेमवर्क में भी कैसे देखा जाता है? कभी ये इस तरह के केसेस अभी आ रहे होंगे इंडियन कोर्ट्स में? आया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया है, बट ये एग्जैक्ट केस हुआ था कि किसी के बॉस के वॉइस को क्लोन किया और इस्तेमाल किया, और बेसिकली मेड हिम पे समथिंग लाइक millions of dollars. Same Delhi we are sitting in, Delhi NCR. Late 60s, there's a very popular Nagarwala case where one bank employee receives a call from Prime Minister, the then Prime Minister of India, Indira Gandhi की आवाज़ में. He claims कि मुझे फ़ोन आया कि इनको इतने पैसे दे दो. दे दी गई, बाद में पता चला सब फ्रॉड था. हाँ, फ्रॉड तो इट्स अ सिंपल थिंग ऑफ फ्रॉड. ये हमें डिसाइड करना है कि क्योंकि AI है तो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं पनिशमेंट को, या इज AI जस्ट अ न्यू टेक्नोलॉजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग आउट व्हाट आर क्राइम्स दैट हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड. फ्रॉड इज फ्रॉड, राइट? ठीक है, इट इज इक्विपिंग criminals, I mean, it is giving them better tools to work with than before. Okay, easier to dupe people, etc., etc. तो थोड़े guardrails होने चाहिए, agreed. But ये चीज़, I mean, this thing again you have to keep in mind कि no matter what guardrails you put, इतना बड़ा ecosystem है, people are well equipped, अपने ओन सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं. जैसे क्योंकि ज़्यादातर जब गार्डरेल्स के बारे में लोग सोचते हैं तो लोग सोचते हैं बिग टेक के बारे में कि इन पे चलो इन 5 कंपनी पे लॉज हम लगाएंगे, मोर अकाउंटेबिलिटी. मगर अगर हम सोचें इसके बारे में कि ज़्यादातर जो बैड थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑनलाइन बिग टेक के प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं, अग्रीड, बट मोस्ट ऑफ द रियली हॉरेबल थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑनलाइन आर हैपनिंग ऑन platforms that are not traditional being big monitored tech. closely. Discord पे अभी I was telling your colleagues, Discord एक basically gaming social media channel है. उसका एक sister website है disboard.org. उस पे अगर आप tag के लिए search करें तो आप boards को messaging boards को find कर सकते हैं that are aligned with your interests. कौन से बोर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं? यू कैन फाइंड बोर्ड्स विद माइनर्स, यू कैन फाइंड बोर्ड्स विद टॉक्सिक कंटेंट. अगर आप टॉक्सिक टाइप करें तो आप ढूंढ सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये एंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स, बट इट्स नॉट ट्रेडिशनल बिग टेक. ये सब हो रहा है और ये नेटवर्क ऑफ हार्म के साथ हो रहा है, डिसबोर्ड और डिस्कॉर्ड, और कोई इनके तरफ नहीं देख रहा है. तो अगर हम हार्म्स के बारे में बोल रहे हैं, सेफर प्लेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हमको टेक्नोलॉजी पे नहीं फिक्सेट करना चाहिए. हमको ये देखना चाहिए ऑपरेट कर रहे हैं. हाँ, आई मीन हमको देखना चाहिए क्या, व्हाट इज द रियलिटी, क्या हो रहा है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं. दैट इज व्हाट इज द रियलिटी. सो या ओके, यू आर मेंशनिंग इट, तो मुझे डार्क वेब ध्यान आ गया. डार्क वेब पे आप लोग, जैसे आप पॉलिसी मैटर्स पे लिखती हैं और एडवोकेट करती हैं, तो आप लोग कितने कॉन्स्टेंटली डार्क वेब पे जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं? जैसे ये डिस्कॉर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने अपने आप चेक किया जी. टेलीग्राम पे 2 साल पहले मैंने एक पेपर लिखा पायरेसी पे, तो कंटेंट पायरेसी पे. तो मैंने कंटेंट पायरेसी ग्रुप्स ढूंढे, उनके एडमिन्स को पकड़ा और फिर उनसे बात की, इंटरव्यू किया. ज़्यादातर मुझे ब्लॉक कर देते या व्हाटएवर, मगर मैंने बात कर ली. मैंने किस तरह के कंटेंट की वो लोग पायरेसी कर रहे थे? ऑल काइंड्स ऑफ OTT कंटेंट,
movies, etc. I was talking to somebody in Germany a couple of days back, and she said कि we had to watch Stree 2, पर वो यहाँ रिलीज नहीं हुई, लिमिटेड कुछ एक में हुई थी, so we relied on this channel or this website for that. I actually refuse to pirate content. मैं पहले डिज्नी में काम करती थी. Perhaps that orthodoxy is seeped into my system. But why I refuse to pirate content is that really it is hard to make good content and it is very risky as a business in general. So this is a public service message. Please pay for your content. But yeah, I mean the lack of availability of content and strict censorship etc. prompts greater piracy because people want content and they want it now. तो anyway मैंने इनको इंटरव्यू किया. मैंने इवन देखा तो मैं ग्रुप्स को ज्वाइन करती थी और फिर प्राइवेट चैट्स पे जाती थी और क्योंकि बहुत सारे पेड कंटेंट होते थे तो दे वुड डिमांड मनी एंड वेयर वुड दे गेट द मनी फ्रॉम यूपीआई फोन पे पेटीएम एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैंने देखा कि देयर इज अ नेटवर्क बेसिकली कि यूपीआई इज वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड इट्स डन सो मच ओवर एवर बट इट्स बीइंग मिसयूज्ड एज वेल. And it would be very hard to monitor these transactions because they're like 20 rupees, 30 rupees, etc., etc. So I think this is what has to be done. Ki we need more boots on the ground from law enforcement, getting into the weeds of these different platforms and seeing कि क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में. एक really interesting thing that I've seen is that 4chan मैंने आपको बोला कोई कंटेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर DMCA का रिस्ट्रिक्शन है. DMCA मतलब कि कॉपीराइट का रिस्ट्रिक्शन है. कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे और मुझे ऐसे लगता है क्योंकि कॉपीराइट इन्फोर्समेंट को लेके लार्जर कंपनीज पर्टिकुलरली इतनी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करते रहते हैं. देयर ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स देयर टीम्स all the time taking out content, flagging content, etc., etc. उसमें speech की problems है, agreed. मगर we face it every day. मेघना, you mentioned it. हम लोग वीडियो जैसे फर्ज करिए ये इंटरव्यू है, अब इसमें से कोई रील निकालेगा और उसको टेलीग्राम पे डाल देगा या इंस्टाग्राम यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के डालेगा. वो क्या करेंगे कि आपकी आवाज़ के पीछे थोड़ा सा हम लोग की इस बातचीत के पीछे थोड़ा सा म्यूजिक डाल देंगे, टेक्स्ट डाल देंगे, थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे ताकि मुश्किल रहे डिटेक्ट करने पर. ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है और हम लोग तो बहुत बेसिक कंटेंट जनरेशन के लेवल पे कर रहे हैं. सो एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल और ये क्या पता थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल होएगा. बहुत सारी ये लाइव स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स अब आ गई हैं यहाँ पे इंडिया में जैसे टैंगो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और ज़्यादातर इन पे क्या होता है देयर आर विमेन और यू कैन गो इनटू प्राइवेट रूम्स विद दीज विमेन एंड देन दे स्टार्ट अनड्रेसिंग देमसेल्फ एट्सेट्रा. और फिर क्या होता है कि उस पे भी रील्स बनाई जाती हैं और फिर टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे दीज विमेन्स रील्स आर पुट देयर. ओके, व्हाट इज द रिकॉर्स? रिकॉर्स कुड बी कॉपीराइट बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ अ कॉपीराइट. शी इज क्या है ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दे आर क्रिएटर्स एट द एंड ऑफ द डे. टेक्निकली copyright would be the quickest way to take that content down. But I mean, that's the thing, ki like these are the problems that are prevalent. I understand ki AI is also pressing, but there are the way that harm is evolving online, the way that things are evolving online, we are not in step with it. It's moving at a, I don't want to be alarmist क्योंकि सब बोलते हैं oh technology is so far ahead, regulation must catch up. But मुझे लगता है कि हमारी थिंकिंग को कैच अप करना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, क्या क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर सकते हैं टू मिटिगेट द हार्म. वेयर इज़ द हार्म हैपनिंग. ये नहीं कि हम लार्ज प्लेटफॉर्म पे किया, कुछ अकाउंटेबिलिटी किया एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द पजल नाउ. इट्स अ मच बिगर इकोसिस्टम. ये बिल्कुल वैसा है कि हिंदुस्तान में अगर आपको लोन चाहिए देवियों और सज्जनों, आप किसी बैंक के पास जाएंगे, वो आपका पैन कार्ड, आपकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपके पास एसेट क्या है, इन सब के आधार पे जज करेंगे और फिर आपको लोन देंगे. लेकिन अगर आपके पास एक ऐप आ गई है जिसमें आप 10 ब्यौरे डालेंगे और आपको 5,000 रुपये का लोन मिल जाएगा इंस्टेंट, जिसको चुकाते चुकाते आपकी एस्तेसी हो जाएगी, क्योंकि वो जिनको हम चाइनीज़ लोन कंपनियां कहते हैं
वो आपका पर्सनल डेटा सारा ले लेंगी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनको मैसेजेस भेजेंगे, उनको धमकाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि आपने बड़े लेवल पे तो कर दिया कि साहब बैंक बहुत दुरुस्त ढंग से लोन लेंगे और लोन वसूलेंगे, पर जो माइक्रो लेवल पे हो रहा है इसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा डिजास्टर्स है। हाँ, जैसे आई मीन so many of the scams, the really big ones, it's all been micro at the Microfinance, जी। microfinance, right? बिल्कुल। Informal things. तो यही I mean अगर हम इस तरीके से सोचें कि ज़्यादातर, क्योंकि और ज़्यादातर जो बैड एक्टर्स हैं एट्सेट्रा बड़े प्लेटफॉर्म्स उनको हटा देते हैं अगर उनको बताओ, ज़्यादातर, नॉट ऑल द टाइम। और फिर वो रेफ्यूज और पब्लिसिटी ढूंढते हैं टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, एट्सेट्रा। वो अपनी कम्युनिटीज़ फिर से बना देते हैं। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, ये नहीं कि चुन के एक्टर्स। और ये एक वो डायलेमा भी है, जैसे जो लोग गांजा की तरफदारी करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको लीगल कर दो, जैसे अमेरिका में है, जिस डोनाल्ड रीगन के दबाव में आपने यहाँ इलीगल घोषित किया, तो आप क्वालिटी ज़्यादा चेक कर सकते हो और उसके जो और मेडिकल यूज़ हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि बिक तो रहा ही है, इलीगल बिक रहा है, ख़राब क्वालिटी, केमिकल मिलाए जा रहे हैं। सेम चीज़ जो लिकर बैन पे कही जाती है कि जहाँ लिकर बैन है वहाँ घटिया शराब बिक रही है। एडल्ट कंटेंट को लेकर भी यही बात कही जाती है कि आप उसका सर्टिफिकेशन कर दो, लेकिन उसको बैन कर रहे हो तो वो दूसरे तरीके से सामने आ रहा है। तो ये चाहे नशे की चीज़ हो, चाहे पोर्नोग्राफी की चीज़ हो, और भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमेशा एक ये डायलेमा है जो स्टेट के सामने रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर आंसरेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल, और वो मॉरल कंपास आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि साहब मैंने एक साइंस का पेपर लिखा, वो चोरी हो गया, सरकार इस पर कार्रवाई करे। और एक वो लड़की जो प्राइवेट चैट रूम में गई एंड शी अंडर्स हरसेल्फ, और वो कही कि साहब मेरा, तो वहाँ मॉरल कंपास, अरे साहब इनको क्या, ये तो खराब काम कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा हो जाता है कि सेक्स वर्कर का हक थोड़ी होगा कोई, वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ काम कर रहे हैं। तो कंटेंट पे बहुत क्लियर लाइन है कि आइडियली कंटेम्प्रेरी ऑब्स्सीनिटी पे स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कंटेम्प्रेरी कंटेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम कंटेंट स्टैंडर्ड विक्टोरियन एरा मॉरल्स पे बेस करें, कि अभी जो कंटेम्प्रेरी कंटेंट एक्सेप्टेबल कम्युनिटी कंटेंट स्टैंडर्ड है वो क्या होगी, कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, not a handful of people who are maybe easily offended or not offended at all. Public at large, उनको क्या acceptable लगेगा, क्या acceptable नहीं लगेगा. I think that is the way to go. I don't, on adult content, yeah, I agree, there is a moral dilemma because exactly, I mean, that's why I said it's a controversial, इसलिए मैंने बोला उसे controversial example है, क्योंकि on the one hand, those women have found this to make a livelihood for themselves. फिर broader questions start coming into play. Why are they turning to this to make a livelihood, etc. Where are the why do they not think that there are other opportunities? Why are the opportunities not open to them? So then it becomes a deeper question, and once you start delving into these things. हमने जब अपने दर्शकों को बताया कि मेघना जी आ रही हैं AI पॉलिसी पर, उनका काम है, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं। उसमें से मैं 4-5 सवाल आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ। एक सवाल है कि AI से, इस पे हमने थोड़ी बात भी की है, बनाई तस्वीर या वीडियो पे कॉपीराइट किसका होगा, इसको लेकर डिबेट चल रही है। एलन मस्क का जो AI है, आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया, उनका कोई फिल्टर नहीं है। तो बहुत ही भदेस लहजे में कहें तो आप न्यूड वगैरह कुछ भी बनवाना चाहो, वो हिटलर के भी एनिमेशन बना देंगे। ऐसे में फ़र्ज़ करिए कि अगर कोई लिटिगेशन होता है तो उस लिटिगेशन में बनाने वाला पार्टी होगा या ये प्लेटफॉर्म भी पार्टी होगा? ये प्लेटफॉर्म पार्टी होएगा। एक केस है कनाडा में जो निकला, जो था बेसिकली एयर कनाडा, मॉफेट वर्सेस एयर कनाडा, आई थिंक। और उसमें
एयर कनाडा के वेबसाइट पे एक चैटबॉट था। मॉफेट ने उस चैटबॉट से कुछ सवाल पूछे, चैटबॉट ने गलत जवाब दिया, मॉफेट ने सू किया और कोर्ट ने बोला कि एयर कनाडा आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट है आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। तो ये वेरी सिंपली हो गया। अब कंटेंट जनरेटर में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, आई थिंक थोड़ा और कम्प्लेक्सिटी हो जाता है, क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं ये निकालो ये बताओ। तो आई थिंक इस चैटबॉट से थोड़ा अलग है, क्योंकि आप उसको ये नहीं बोल रहे कि कैन यू टेल मी समथिंग, आप बोल रहे हो कि प्लीज मेक Do दिस this. न्यूड पिक्चर। कमांड तो दे रहे हो। आपका थोड़ा कल्पेबिलिटी है, तो प्लेटफॉर्म पे लगेगा perhaps, बट ऑल्सो इज देयर कल्पेबिलिटी ऑफ द यूजर, ये अनसर्टन है इंडिया में एक्चुअली। जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि प्लेटफॉर्म, बट अनसर्टन है, क्योंकि अगर आप उसको बेसिकली इट्स लाइक अ टूल, राइट। अगर मैं एक चाकू लूँ, चाकू है, अगर मैं एक चाकू लूँ और आपको मारो, तो are you going to hold the company that made the knife responsible, or are you going to hold me responsible? It's not a neat analogy. मगर क्योंकि वेपन के केस में ये बदल जाता है कि somebody is approaching to buy a weapon, then you check कि are you eligible to buy that. हाँ Very so. Yeah. अच्छा ये बताइए, हम लोग एप्पल का एक केस देख रहे थे जिसमें टेक एक्सपर्ट हैं MKBHD, उन्होंने एक लिटिगेशन किया एप्पल पे कि एप्पल ने अपने ओपन AI को ट्रेन करने के लिए उनके वीडियोस का इस्तेमाल किया। वहाँ से एक ये कंसर्न उठ रहा है कि कल को कोई इस बातचीत का वीडियो हमारे यूट्यूब से उठाए और उससे अपने AI को ट्रेन करे या आवाज़ का और इस्तेमाल करे, तो लोग अपनी आवाज़ या अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे प्रोटेक्ट करें। एक बड़ा फ़नी फूहड़ सा ट्रेंड चला इंस्टाग्राम पे अभी 4-6 दिन पहले कि अगर आपने इस मैसेज को पोस्ट नहीं किया तो इंस्टाग्राम आपकी सारी फ़ोटो, सारी रील, सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरी पे डाल के उनको लग रहा है हम सेफ हो गए। देन समबडी पॉइंटेड आउट, वरुण ग्रोवर ने फिर लिखा कि इससे कुछ नहीं होना, ये क्या कर रहे हो तुम। तो इस पे तो कोर्ट्स बहुत क्लियर हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी वॉइस एट्सेट्रा यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ सेलिब्रिटी। तो दैट इज इलीगल टू डू कि अगर आपका लाइकनेस, तो एक्चुअली अगर आप ChatGPT पे जाएं और बोले प्लीज जनरेट इलॉन मस्क पिक्चर, इट वोंट डू इट, डजंट डू इट, डजंट जनरेट लाइकनेसेस। अगर और बोलता है कि एज एन ऑल्टरनेटिव आई कैन गिव यू द ऑप्शन कि इन अपीयरेंस इंस्पायर्ड बाय, मगर वो भी नहीं करता। अगर बोलो अपीयरेंस इंस्पायर्ड बाय इलॉन मस्क, इट रिफ्यूजेस टू डू इट। एक ये आखिरी सवाल है, ये कई व्यूअर्स ने पूछा है कि अलग अलग ढंग से कि क्या AI झूठ बोल सकता है, फिर उसको और आगे बढ़ा के कि फ़र्ज़ करिए कि जैसे देश में तय हुआ कि साहब आज अर्थ डे है तो रात को 8 बजे सब लोग बिजली बंद करेंगे तो अर्थ बचेगी वगैरह वगैरह। AI आपस में एक नेटवर्क बिल्ड कर ले, धीमे धीमे तो कर ही रहे हैं, सारे AI कनेक्टेड हो जाएं और वो ये तय करें कि साहब हमको मिलके इस बारे में इंसानों से झूठ बोलना है, हमको इंसानों को बोलना है कि तुम्हारे सर्वर काम नहीं कर रहे हैं अगले 1 घंटे तक, और उसमें हम इधर का पैसा उधर डाल दें, एक केओस क्रिएट हो जाएगा। इज इट अ पॉसिबिलिटी जब एथिक्स पे, कोडिंग पे, इन सब चीज़ों पे बात होती है कि एक दिन AI ये तय करें, मतलब बहुत ही मैट्रिक्स अगर सच्चाई हो जाए तो? मुझे लगता है कि what is more plausible is that humans get together and try to do something like that before AI does something like that. That is what I think. Are you being very harsh towards Homo sapiens? And I don't know. I think that the proof of the pudding is in the eating. What we're doing to our world, I think. कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें AI अपने, चूंकि वो तो उसको लगातार सीखना है और AI में अब वो, I was talking to this girl from IIT Delhi, Sanjana. She is working on cognitive science, में मास्टर्स कर रही है। तो she said कि ये सिखाया जा रहा है AI को कि न्यूरॉन्स की तरह, जैसे न्यूरॉन्स के सर्किट कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे लर्निंग होती है, वहाँ क्या बाइनरी होती है, तो वैसे सीखें जी। तो अब ऐसे नेटवर्क बन गए हैं और वो एक दिन तय करेंगे अब इनफ ऑफ दिस। नहीं, what you're talking about is artificial general intelligence,
कि it is basically a consciousness that has Yes. been created. बहुत सारे timelines आए हैं इस पे, nothing is clear. Those who are very pessimistic, वो जन जो बहुत pessimistic है AI के बारे में, वो बोलते हैं कि on the horizon आने वाला है any day. जो उतना pessimistic नहीं है, वो बोलते हैं बहुत दूर है. तो I think जो पर immediate दोनों ये realities- मानते हैं कि है, पास है या दूर है, पर है. नहीं, वो भी नहीं. और वो वैसे भी लोग हैं जो बोलते हैं अनसर्टेन है. तो what I think we should do is, rather than forecast for the future, is deal with the present and address the problems that are riddling our world today, rather than focus on some dystopian imagined future where this is a possibility. Deal with the harms of today, not with the disaster of tomorrow. खेल मौजूदा वक्त का है देवियों और सज्जनों, इसलिए ज़रूरी है कि आंखों को बंद रखने के बजाय खोला जाए और फिल वक्त की चुनौतियों से जूझा जाए. इस बैठकी में हुई बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. मेघना जी, आपने इतना वक्त दिया, अपनी एक्सपर्टीज साझा की, थैंक यू सो मच. ललन टॉप में बैठकी का सिलसिला चलता रहेगा. शुक्रिया.